जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस डेली करंट अफेयर वीडियो में हम लेकर आए हैं 6 अक्टूबर 2020 की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ठीक है, तो ये नाम से ही क्लियर है कि एक एंटी पॉल्यूशन कैंपेन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करा है। इसका मकसद यही है कि दिल्ली को किसी भी तरीके से प्रदूषण से मुक्त किया जाए और उसके लिए विभिन्न तरह के आयाम इस अभियान के तहत हम लोग लेने वाले हैं। सबसे पहली बात इसमें देखिए कि एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली का जिसका नाम है पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसने एक तकनीक का विकास किया है जो हमें मल को जलने से होने वाले खतरे से बचाने वाला है। ठीक है, यानी मल को जलाने से जितने भी खतरे होते हैं उन सबको रोकने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जो कि पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने बनाई है। दूसरा, इसी अभियान के तहत पूरी दिल्ली में लगभग 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। वहां पे पॉल्यूशन किस वजह से है ये देखा गया है और उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं कि हर हॉटस्पॉट को कैसे प्रदूषण से मुक्त किया जाए। तीसरी बात, इसी अभियान के तहत जो गवर्नमेंट है उसने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जो जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली। ठीक है, ये एक फोटो बेस्ड ऐप है जिस पर जितने भी नागरिक हैं दिल्ली के वो अपनी शिकायतें या संबंधित जानकारियां भेज सकते हैं, फोटो सहित भेज सकते हैं और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपको याद करनी है चार बातें। एक तो उसका नाम प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। दूसरा, कहां पे शुरू हुआ है, ये दिल्ली में शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू करा है। तीसरा, 13 हॉटस्पॉट को सिलेक्ट किया गया है। चौथा, यहां पर जो ऐप शुरू की गई है उसका नाम है ग्रीन दिल्ली। तो ये चार बातें आपको यहां से याद करनी है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के बारे में चार बातें आप याद कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम है अनिल बैजल। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल जी हैं। यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यानी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनीष सिसोदिया। और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं यानी जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम याद कर लीजिए विजय कुमार देव यहाँ का नाम है। हम सभी को मालूम है कि दिल्ली में जो मेंबर्स ऑफ असेंबली हैं वो 70 हैं, यानी 70 असेंबली के मेंबर हैं। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पुडुचेरी एयरपोर्ट के बारे में न्यूज है तो ध्यान कर लीजिए। जो पुडुचेरी एयरपोर्ट है ये भारत का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर पावर जनरेटेड एक एयरपोर्ट बन गया है जहां पे सब कुछ जो है वो सोलर पावर से चलता है। जी हाँ, तो अगर मैं आपको बताऊं तो 500 केवीपी यानी 500 किलोवाट पीक के जो ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट हैं वो कमीशन कर दिए गए थे 2 अक्टूबर 2020 को और उसके बाद फिर इसको शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। लगभग लगभग 2.8 करोड़ की लागत आई है इसको बनाने में, लेकिन भारत का अब ये पहला जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। देखिए, इसका सांसद जो है अपने एक उनका नाम है वी विथिलिंगन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेट किया था। यहाँ की बात करें तो कुल मिला के 1540 पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पीवी पैनल्स का यूज किया गया है इसको बनाने में। इतने पैनल यहाँ पर लगाए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कई एयरपोर्ट्स को हम इसी लाइन पर लेके आएंगे और सोलर पावर जनरेटेड उनको बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पे ध्यान करना है तो एक बार ध्यान कर लीजिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने अपना एक लक्ष्य रखा है कि वो 2025 तक जितने भी साउदर्न रीजनल एयरपोर्ट हैं उनको वो रीन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा में बदलने का उन्हें लक्ष्य रखा है कि जितने भी साउदर्न रीजनल एयरपोर्ट हैं वहां पर सारी जो गतिविधियां हैं वो अक्षय ऊर्जा के द्वारा हो जाएं, ऐसा उनका लक्ष्य है। अगर मैं आपको बताऊं कि पहला सोलर पावर प्लांट जो एयरपोर्ट था वो भारत में कौन सा था, तो देखिए वो आपको ध्यान करना है, वो कॉलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी उसको कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं जो केरला में है। यहाँ पर 2016 में बन गया था, कोझिकोड में जगह लगती है, ये आपको ध्यान कर लेना है। पहला बना था 2016 में और अब ये पहला 100% सोलर पावर जो बन गया है वो पुडुचेरी बन गया है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात आई है तो तीन बातें इसके बारे में। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कब बना था, तो 1995 में ये बना था। और अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो इस समय अरविंद सिंह जी इनके चेयरमैन हैं। ये आपको यहाँ से एक बात ध्यान में कर लेनी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के संबंधित। देखिए, अभी क्या किया है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इसने स्विगी के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है।
ठीक है, क्या है उस एमओयू में? उस एमओयू में ये है कि जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी जो हमारे सड़क विक्रेता हैं, उन सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ऐसा एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। इसका मकसद यही है कि जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका उनका थोड़ी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएँ, जिससे उनका मार्केट बेस जो है, उनका ग्राहक बेस जो है, वो भी निरंतर बढ़ता जाए। ऐसा स्विगी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साथ में मिलके एक समझौता साइन किया है। दूसरा, अभी जो ये लॉन्च होगा, ये केवल 5 सिटीज़ में लॉन्च होगा। उनके नाम याद कर लीजिए, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली और वाराणसी। ये 5 शहरों में इसको लॉन्च करेंगे और यहाँ पर अगर सब कुछ अच्छा होता है, तो फिर हम लोग इसको आगे लेकर जाएँगे और बाकी सिटीज़ में भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए ऐसा ही काम हम करने वाले हैं। सरकार का एक अनुमान है कि लगभग-लगभग 50 लाख से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उसका इसको फ़ायदा मिलेगा और वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अगर अधिक कमाई कर सकेंगे, अधिक अपना ग्राहक बेस बढ़ा सकेंगे। अगर इस एमओयू की बात करें तो बहुत सारी बातें आपको याद करनी है। सबसे पहली बात कि ये एमओयू केवल 5 शहरों के लिए अभी है, जहाँ पर 250 विक्रेता जो हैं, उनको बोर्डिंग करके एक पायलट कार्यक्रम चलाया जाएगा, यानी देखा जाएगा कि ये कार्यक्रम चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है और उसके बाद फिर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो 5 शहरों के नाम आपको याद कर लेने हैं। दूसरा, देखिए इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जितने भी हमारे जो और लोग हैं, उनको क्या करेंगे, उनको जो पैन कार्ड है या फिर जो एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन है या फिर ट्रेनिंग है या टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों से उनको अवेयर कराया जाएगा, उनको डिजिटलाइज़ करा जाएगा और इन सब की जानकारी उनको दी जाएगी, ताकि वो क्या करें, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आकर उसका फ़ायदा उठा सकें और अपना ग्राहक बेस जो है उसको बढ़ा सकें। देखिए पूरे देश में इसको बढ़ाना है, बट पहले 5 शहरों में करेंगे। यहाँ पे अगर अच्छे परिणाम आएँगे, उसके बाद फिर पूरे देश में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है? दूसरी बात, एक बात ध्यान करिए, देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है, अपने आप की पहली पहल है कि जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने इस तरह का काम किया हो, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए। इसीलिए इसमें जो इंक्लूड करा है, वो सबको इंक्लूड कर लिया है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे एफएसएसएआई हो, चाहे स्विगी हो या जीएसटी ऑफिशियल्स हों, सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि इस व्यवस्था की या इस प्रक्रिया की जो भी आवश्यकताएँ हैं, उनमें कोई कमी ना रहे और हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको फ़ायदा पूरा मिल पाए। तो देखिए, एक बात और आपको ध्यान करनी है, देखिए अभी क्या किया था, इन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक योजना शुरू की थी, जिसको हमने बोला था पीएम स्वनिधि योजना। क्या मतलब था इसका? इसका पूरा जो मीनिंग है वो ये है, जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, एस का मतलब स्ट्रीट, वी का मतलब वेंडर्स, ए का मतलब आत्मनिर्भर और निधि योजना, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत हमने किया ये था कि जितने भी सड़क विक्रेता हैं, वो इस योजना के तहत लगभग 10,000 रुपए का एक ऋण ले सकते हैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इसकी किस्तें वो सही समय पर चुका देते हैं और सही उनके इंस्टॉलमेंट चलते हैं, तो फिर ये ऋण की अवधि जो है वो 20,000 तक भी पहुंच सकती है, यानी 20,000 रुपए तक का ऋण भी वो इस योजना से ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये स्कीम जो थी, ये 2022 मार्च तक चलने वाली है और लगभग-लगभग सरकार का अनुमान है कि लगभग-लगभग 20 लाख जो लोन एप्लीकेशंस हैं, वो सरकार के पास में आई हैं और लगभग-लगभग 7.5 लाख को सैंक्शन्ड भी कर दिया गया है लोन इस स्कीम के तहत। तो आपको 2-3 बातें यहाँ से ध्यान में रख लेनी है। आगे बढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। लगातार अभी हम लोगों ने 2-3 मिसाइल्स के बारे में पढ़ा है। इससे पहले सौर मिसाइल के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने आकाश के बारे में पढ़ा था। तो उसी सीरीज में एक और मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, स्मार्ट। देखिए अभी डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है, इसका टेस्ट फायर करके सक्सेसफुल इसको टेस्ट कर लिया है। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद कर लीजिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। यानी जो टॉर्पीडो है, तो एंटी टॉर्पीडो वॉरफेयर के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है, ताकि यहाँ की श्रेणी में, इस श्रेणी में भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़े। तो अभी 5 अक्टूबर 2020 को ही उड़ीसा के तट पर जो व्हीलर द्वीप है, वहां से इसको सफल परीक्षण किया गया था। एक तरह की हाल की जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम है, वही है ये। जो टॉर्पीडो है, यानी पानी के अंदर जो मार करने वाली मिसाइल होती है, उसको टॉर्पीडो बोलते हैं। तो उस प्रकार का सिस्टम है, जो सबमरीन जो होती हैं, जो पनडुब्बियां होती हैं, उनको खत्म करने के लिए यूज की जाती है। तो आपको ध्यान में करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए ये मिसाइल जो है, ये बाकी टॉर्पीडो से बहुत अलग है रेंज के मामले में। जो बाकी टॉर्पीडो होती हैं, उनकी रेंज मैक्सिमम से मैक्सिमम 70, 60, 40 किलोमीटर तक रहती है, बट इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर तक है।
और ये जो इसकी रेंज है वो 2 टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ी हुई हैं, टॉर्पीडो की टेक्नोलॉजी भी इसमें जुड़ी हुई है और मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई है, तो दोनों मिलाकर इसको इतनी रेंज तक ले जाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसलिए ये खास मिसाइल है जो पूरी दुनिया की सबसे तेज़ टॉर्पीडो एंटी मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान में करना है। देखिए, एक बात मैंने आपको बताया कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में ऐसी मिसाइल्स हैं, उन सब में फास्टेस्ट जो मिसाइल है, वो ये स्मार्ट मिसाइल है, जो सबसे तेज़ी से अटैक करती है। दोनों ही इसमें हैं, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टॉर्पीडो हो, दोनों ही टेक्नोलॉजी इसमें मिली हुई हैं। इसीलिए इसकी जो रेंज है, वो भी बढ़ गई है, जो 500 से 600 किलोमीटर तक जाती है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए, अगर बात करें तो इसके डेवलपमेंट में 3 लोग शामिल थे, उन तीनों का नाम याद कर लीजिए। एक तो हमारा डीआरडीओ इसमें शामिल था, दूसरा इसमें शामिल जो था, वो था आरसीआई हैदराबाद। ये डीआरडीओ की ही लैब है, जो आरसीआई इसको बोलते हैं, हैदराबाद में है। तीसरी डीआरडीएल लैब थी और चौथी अपनी एनएसटीएल लैब थी और पांचवी अपनी एडीआरडीई लैब थी, जो आगरा में है। तो ऐसी 5 ये 6 लैब हैं ये, जिनको आपको नाम याद रखना है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे पूछ सकता है आपसे कि बताइए डीआरडीएल या एनएसटीएल कहां पर है, तो उसका आंसर विशाखापट्टनम होगा, या एडीआरडी कहां पर है, तो उसका आंसर आगरा हो जाएगा। ऐसी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। डीआरडीओ के नाम आया है तो बात कर लेते हैं 4 पॉइंट की। कब बना था ये, तो 1958 में बना था। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। और इस समय जो इसके हेड हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना टू सेंड द फर्स्ट एवर एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस। पहला जो एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट है उसको भेजने वाला है चाइना अंतरिक्ष में, ये आप ध्यान कर लीजिए। देखिए, चाइना में बीजिंग की एक कंपनी है जिसका नाम है IEEE स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यही वो कंपनी है जो नवंबर 2020 में अपना एक एस्टेरॉइड खनन रोबोट यानी एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजने वाला है। दुनिया का पहला ऐसा रोबोट होगा जो एस्टेरॉइड माइनिंग करेगा स्पेस में जाकर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जो चीन ये रोबोट भेजेगा, जो कंपनी भेजेगी, तो वहां पर जो रॉकेट इस्तेमाल होगा उसका नाम याद कर लीजिए, लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट है ये, जिसके माध्यम से ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाएगा और अपना काम यहाँ पर करेगा। तो इसी कंपनी का एक और भी अभियान है जिसके बारे में आपको ध्यान करना है। ये नाम याद कर लीजिए, युआन वांग 1। ये एक मिशन है जिसको लिटिल हबल के नाम से भी जाना जाता है और 2021 या 22 में इसको लॉन्च करने का प्रोग्राम है इस कंपनी का। तो ये 2-3 बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। मेन क्वेश्चन यही है कि कौन सा ऐसा देश पहला बन गया है जो एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजेगा, तो वो चाइना है। कौन सी वो कंपनी है, तो IEEE है। इसका एक और प्लान युआन वांग, जो 2021 या 22 के प्रारंभ में लॉन्च किया जाना है। चाइना की बात आई है, न्यूज में है, भारत से बहुत विवाद इसका चल रहा है इस समय, तो आप याद कर लीजिए 3 बातें चाइना के बारे में। एक तो चाइना की करेंसी जो है वो है रेनमिनबी, कैपिटल जो है वो बीजिंग है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय बहुत फेमस है न्यूज में, उनका नाम है शी जिनपिंग। ये आपको ध्यान कर लेना है। आगे बढ़ाते हैं अगली न्यूज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ब्रिक्स देशों के बारे में। तो ब्रिक्स की जो 12वीं समिट है वो इस साल होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को, याद कर लीजिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 12वीं। आपसे पूछेगा कि 12वीं मीटिंग ब्रिक्स की कब होने वाली है, तो 2020 में होने वाली है। ये आपको ध्यान में 2-3 बातें कर लेनी है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा है तो ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ये मीटिंग जो है वो वर्चुअली हो रही है। इससे पहले वो वर्चुअली नहीं होती थी, फिजिकली मीटिंग वो होती थी, तो ये आपको ध्यान में कर लेना है। दूसरा, इस बार 12वीं मीटिंग में जो उसकी अध्यक्षता करेगा, जो चेयरमैनशिप रहेगी, वो रूस के पास रहेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूरी मीटिंग का देखिए, हम केंद्र माने तो कोविड-19 ही रह सकता है, क्योंकि इस समय कोविड-19 से सभी देश परेशान हैं। तो ऐसी मीटिंग में, इस बीच में अगर मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है बातचीत का वो कोविड-19 रह सकता है, तो ये आपको ध्यान में करना है। देखिए, इस बार जो इनका कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, तो इस बार की जो मीटिंग है उसका थीम जो रखा गया है वो आप एक बार समझ लीजिए। जो थीम है वो ये है कि वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स की भागीदारी, यानी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इसके लिए ब्रिक्स की क्या भागीदारी हो सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए सभी देश इकट्ठा होंगे। 12वीं मीटिंग है ये ब्रिक्स की, जो 17 नवंबर 2020 को होनी है। रशिया इसकी अध्यक्षता करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से एक बार देख लीजिए। 2009 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 5 देशों से मिलकर ये बनता है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था। ये भी आप ध्यान कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था 2015 में, जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। तो ऐसे ही आपको बाद में ध्यान में रख लेनी है।
आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 नाम याद कर लीजिए, जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े और अशिमा गोयल जी। ठीक है, ये 3 नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अभी क्या होता है कि एक हमारे पास कमेटी होती है जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत एक कमेटी आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मौद्रिक नीति पर अपने विचार रखती है कि देश में रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर या एसएलआर कितना होना चाहिए, ये ऐसा मौद्रिक नीति अपनी बनाती है। ठीक है, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल मिला के 6 लोग होते हैं जिनको 2016 में सेटअप किया गया था। इन 6 में से 3 लोगों को हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो नॉमिनेट करती है और बाकी 3 लोग जो होते हैं वो आरबीआई डायरेक्टली उनको रखती है। ठीक है, तो अभी जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं वो कर दिए हैं 3 लोग, उन्हीं के नाम है जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े और अशिमा गोयल। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। तीनों के नाम आपसे ऑड वन आउट में पूछ सकता है कि निम्न में से किसको शामिल किया गया है, किसको शामिल नहीं किया गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। अगर बात करें तो आरबीआई के 3 मेंबर तो यही हैं जो नए अभी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। बाकी 3 मेंबर जो आरबीआई के हैं जो इस मॉनेटरी पॉलिसी में हैं, उनके नाम भी याद कर लीजिए। देखिए एक तो शशिकांत दास हैं जो इस समय आरबीआई गवर्नर हैं, वो इसके मेंबर हैं। दूसरा जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उनका नाम है माइकल डी पात्रा, तो उनका नाम याद कर लीजिए, वो भी इस कमेटी में है। और तीसरा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इन चार्ज द मॉनेटरी पॉलिसी हैं जनक राज जी, वो इस पॉलिसी में है। तो ऐसे 6 लोग हैं जिसमें 3 लोग पहले थे और 3 लोगों को अभी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। उन तीनों के नाम आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, रतन टाटा के बारे में है, तो याद कर लीजिए अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है यानी आईएसीसी, तो इन्होंने अभी रतन टाटा जी को एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो भी बिजनेस है उसको बढ़ाने, उसको मजबूत करने के लिए जो भी रतन टाटा जी ने करा है उसके संबंध में उनको ये काम मिला है, उनको ये अवार्ड मिला है, तो आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, इसकी घोषणा देखिए अभी हुआ था जब आईएसीसी का कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 की सेरेमनी हो रही थी, तभी ये अवार्ड की घोषणा की गई थी, आपको ध्यान में करना है। टाटा, रतन टाटा की बात करें तो टाटा ग्रुप भारत का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका लगभग राजस्व की बात करें तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ चुका है 2011-12 तक। तो बहुत प्रभाव रखता है टाटा अपने आप में भारत के पर्सपेक्टिव से और विश्व के पर्सपेक्टिव से। उनके लीडर हैं इस समय रतन टाटा जी, उनको मिल गया है इस ध्यान रखना है आपको आईएसीसी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड, ये आपको यहाँ पे ध्यान में कर लेना है। आगे बढ़ते हैं तो नोबेल प्राइज के बारे में ध्यान कर लीजिए। देखिए नोबेल प्राइज बहुत रिनोन प्राइज है, सम्मानजनक प्राइज है जो हर साल दिए जाते हैं। तो इस बार 2020 में भी अभी 2 नोबेल प्राइज का घोषणा हो चुकी है, वो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। देखिए सबसे पहला तो जो 2020 का नोबेल प्राइज है फिजिशियोलॉजी या मेडिसिन बोलते हैं, चिकित्सा का नोबेल या फिर फिजिशियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल, तो ये मिल गया है। इसमें आपको याद कर लेने हैं, देखिए 3 नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, संयुक्त रूप से तीनों को मिला है। सबसे पहला नाम है हार्वे जे अल्टर, दूसरा है माइकल ह्यूटन और तीसरा है चार्ल्स एम राइस। इन तीनों को जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसकी खोज करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 का, फिजिशियोलॉजी और मेडिसिन का, ये आपको ध्यान कर लेना है। दूसरा अभी फिजिक्स का यानी भौतिकी का नोबेल भी 2020 का मिला है, वो भी 3 लोगों को दिया गया है, तो उनको भी याद कर लीजिए। सबसे पहला जो नाम है वो है रोजर पेनरोज का, जिनको अपनी खोज के लिए मिला है। इन्होंने खोज किया था कि ब्लैक होल का जो गठन होता है, जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल होते हैं उनका जो गठन होता है वो सापेक्षता के जो सामान्य सिद्धांत हैं उसका एक पूर्वानुमान है, ऐसी इन्होंने खोज करी है। तो इस खोज के लिए इनको मिला है फिजिक्स का नोबेल। लेकिन ये फिजिक्स का नोबेल इनको आधा मिला है और बाकी जो आधा है वो अन्य 2 लोगों में बांट दिया गया है जिनके नाम हैं रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेस। इन दोनों को आधा नोबेल मिला है फिजिक्स का और आधा जो मिला है वो रोजर पेनरोज को मिला है, ये भी आपको ध्यान में कर लेना है। यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, या तो वो रीजन पूछ लेता है कि किस लिए मिला है या फिर वो पर्सन का नाम पूछ लेता है कि किसको मिला है, तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान कर लेना है। नोबेल प्राइज की बात करें तो बहुत रिनोन प्राइज हैं जो कुल मिला के 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, ये आप याद कर लीजिए। केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजिशियोलॉजी, ऐसे ये 5 कैटेगरी हैं जिनमें ये प्राइज दिया जाता है, आपको ध्यान में कर लेना है। देखिए अगर हम कंट्री की बात करें कि किस कंट्री के द्वारा मिलता है, तो देखिए जो कंट्री हैं वो 2 हैं, स्वीडन और नॉर्वे। अगर स्वीडन की बात करें तो सारे नोबेल प्राइज वही देती है, बट जो पीस नोबेल प्राइज है यानी नोबेल पीस प्राइज है वो कौन देता है, वो नॉर्वे प्रोवाइड कराता है, ये आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। ठीक है, 3
4 एजेंसीज हैं जो नोबेल प्राइज को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, उनके नाम भी जान कर लीजिए। देखिए, एक तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी का नाम याद कर लीजिए जो इसको प्रेजेंट करती है, दूसरा स्वीडिश एकेडमी प्रेजेंट करती है, तीसरी जो है वो है आपकी कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये प्रेजेंट करता है, और चौथी जो है वो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ये 4 कमेटी मिलकर नोबेल प्राइज को प्रेजेंट करती हैं, ये आपको ध्यान करना है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, जो अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो उसके बाद इनके नाम से हमने ये प्राइज शुरू किया था, ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, एक नई पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, बापू द अनफॉरगेटेबल। तो अभी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम हमने सुना था, मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने अभी जो बापू की यानी महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर इस पुस्तक का इनॉग्रेशन किया था, इसको लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान करना है। अगर बात करें तो ये कार्यक्रम जो हुआ था इनॉग्रेशन का, ये दिल्ली आर्चिव्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज के माध्यम से कराया गया था, और यहीं पर एक वेबिनार भी लॉन्च किया गया था, वेबिनार भी आयोजन किया गया था, जिसका नाम था फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में कर लेना है। अगर बात करें तो नाम से क्लियर है, ये बुक जो है बापू द अनफॉरगेटेबल, तो ये महात्मा गांधी की विचारधारा, उनके काम या उनके दर्शन जो भी हैं, उनके बारे में ये बुक है। किस तरीके से वो काम करते थे, किस तरीके की उनकी सोच थी, ये उन्हीं को दिखाती है अपने अंदर, ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। बापू द अनफॉरगेटेबल, लॉन्च बाय मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट पॉइंट के बढ़ते हैं, तो वाइल्ड लाइफ वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2 से 8 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, तो भारत की जो वनस्पतियां हैं और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण है, उसके उद्देश्य से ही इसको हम मनाते हैं 2 से 8 अक्टूबर तक, ये आपको ध्यान कर लेना है। और अभी अगर 2020 की बात करें तो उसकी जो थीम है वो याद कर लीजिए। देखिए, थीम है इसकी रोर, यानी रोर एंड रिवाइव, ये इसकी थीम है, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ये आपको याद कर लेना है, जो हमारे एग्जाम में बन जाती है। अगर बात करें तो 1955 से इसको शुरू किया गया था, लेकिन 1955 में इसको एक दिवस के रूप में मनाया गया था, वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद फिर 1957 से इसको हम सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान में कुछ बातें कर लेनी है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं आज। तो आज कुछ डिसीज की बात कर लेते हैं जो वायरस के द्वारा फैलती हैं, विषाणुओं के द्वारा फैलती हैं और हमारे एग्जाम में लगातार पूछी जाती रही हैं। तो याद कर लीजिए, सबसे पहला कॉमन कोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉमन कोल्ड का वायरस बहुत बार पूछा गया है, तो राइनो वायरस होता है, इसके द्वारा कॉमन कोल्ड होता है हम लोग को, ये आपको ध्यान में करना है। दूसरी एड्स की बात कर लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो ये जो है, इसका वायरस जो है वो आपने नाम सुना होगा नॉर्मली, एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका वायरस होता है जिसकी वजह से हमें एड्स हो जाता है। आप ध्यान कर लीजिए, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको खत्म करता है, उसको कमजोर कर देता है ये वायरस, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, आपको ध्यान में करना है। अगली बात करें तो रेबीज जो बीमारी है, ये रेबीज वायरस जिसका नाम होता है रबाडोविरिडे, यानी ये इस फैमिली का वायरस होता है जिसकी वजह से फैलता है, ये आप ध्यान कर लीजिए, रेबीज वायरस। नेक्स्ट डेंगू बात करें तो डेंगू फीवर भी एक वायरस से होने वाला रोग है जो डेंगू वायरस के कारण फैलता है। देखिए, ये हमारे एग्जाम में ऑड वन आउट चूज करने के लिए आता है कि कौन सा वायरस से फैलता है या कौन सा बैक्टीरिया से फैलता है, तो आपको ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट की बात करें वायरल इंसेफ्लाइटिस, अगर इसकी बात करें तो ये वायरस जो है, इसमें मस्तिष्क में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। अगर कारण की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो हर्पीस सिम्प्लेक्सिस हो या रेबीज वायरस हो या पोलो वायरस हो या खसरा वायरस हो, ऐसे कई तरह के वायरस होते हैं जिनकी वजह से ये वायरल इंसेफ्लाइटिस हमें हो जाता है, ये आपको ध्यान में करना है। नेक्स्ट चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण फैल जाता है, ये आपको ध्यान करना है। और ऐसे स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये भी वायरोला वायरस के कारण हो जाता है, ये कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, जो आपको ध्यान में कर लेना है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आज के थे, आज के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं जो हम लोग करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो से बन सकते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला, इन विच स्टेट वाज द युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन स्टार्टेड, यानी किस प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। तो ये जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए, चारों में से कौन सा आंसर आपके लिए सही है वो चूज करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विच इज इंडिया फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट, कौन सा पहला 100% ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट भारत का बन गया है, उसका नाम मुझे बताइए, अभी हमने पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो MOHUA है यानी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसने अभी एक MOU साइन किया है जो सड़क विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए होगा। तो ये किस कंपनी के साथ किया गया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लोन अमाउंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम यानी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। देखिए इसके अंतर्गत कुल कितना ऋण मिल सकता था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। याद करिए कितना कमेंट इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सकता था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिसाइल वाज रिसेंटली टेस्टेड फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। जो हमारा एंटी सबमरीन युद्ध है उसके लिए अभी हमने कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल सेंड द फर्स्ट एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट। किस कंट्री के द्वारा पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर विल द 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज टेक प्लेस। किस ईयर होनी है ब्रिक्स देशों की 12वीं मीटिंग, ये जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए अपने आंसर में। तो ऐसे कुछ पॉइंट हमने आज देखे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।